तो हम क्लोस्ट्रीडियम कर रहे थे और क्लोस्ट्रीडियम बोtulism, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी, ये तीनों हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आज क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो क्लोस्ट्रीडियम बहुत लंबा हो गया है, बहुत ड्राई भी है और वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी को याद करते वक्त इतने रट्टे लगाने पड़ते हैं कि कभी कभी मुश्किल हो जाती है आपको, बट इट्स ओके। आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे रोज़ाना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेन पॉइंट ये है कि जितना इन स्लाइड्स में आपको मिल रहा है ना, उतना तो आपने याद करना ही है, इससे ज़्यादा भले याद ना करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आपके प्रॉफ आएंगे, जब आपको सारा रिवाइज करना होगा तो आप लिटरली बहुत परेशान हो जाएंगे अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये स्लाइड्स कर लें तो ये भी आपके लिए मोर देन इनफ होंगी। इससे कम करेंगे तो फंसेंगे। इतना तो आपने लाजमी करना है, इससे ज़्यादा बेशक आप ना करें, ठीक है। तो अब हम क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस से स्टार्ट करते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी गैंग्रीन्स होते हैं ना, गैंग्रीन यानी जो आपका ना हाथ काला पड़ जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या कोई मसल्स का नेक्रोसिस हो रहा होता है, तो आपका जो हाथ काला पड़ जाता है, पाँव काला पड़ जाता है, तो उसको हम गैंग्रीन कहते हैं। और ये गैंग्रीन क्यों हो रहा है? ये गैंग्रीन आपके क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस की वजह से हो रहा है। अब क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन है क्या, आपको पता होना चाहिए। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन हमारा रॉड है, ग्राम पॉजिटिव, और ये भी स्पोर बनाता है। मगर क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन के स्पोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन का स्पोर कैल्शियम कैरी करता है, साथ ही साथ डिपिक्लोनिक एसिड कैरी कर रहा होता है। तो याद रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन का जो स्पोर है उसके अंदर CD है, यानी कैल्शियम और डाइपिक्लोनिक एसिड मौजूद है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका यूबिक्विटस। अब यूबिक्विटस क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ये जो हर जगह पाया जा रहा है। आपके सॉइल में भी पाया जा रहा है, आपकी हवा में भी पाया जा रहा है, आपके पानी में भी पाया जा रहा है। तो बहुत खतरनाक साबित होता है बिकॉज ये हर जगह है। आपको पता नहीं है यार कि आपको कब ये इन्फेक्ट कर जाए, बिकॉज ये तो हर जगह है, ठीक है। तो ये हमारा यूबिक्विटस है। ये एनारोबिक होता है, यानी बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाता है। नॉन मोटाइल है, बीटा हिमोलिटिक है, टॉक्सिन्स बनाता है और इन्हीं टॉक्सिन्स को बना के ये डिजीज़ कॉज करा रहा होता है। वैसे तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन हमारे नॉर्मल फ्लोरा का ही पार्ट होता है और ये ज़्यादातर हार्मलेस होता है, कोई डिजीज़ कॉज नहीं कराता और उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइट। और अगर ये हार्मफुल हो जाए, डिजीज़ कॉज कराने लग जाए, तो उसको बोलेंगे प्रोटियोलिटिक है। ये चीज़ आपने याद रखनी कि इट इज़ अ प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। बाकी आपको सब टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका ABCDE सब टाइप है। A वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है और जो C वाला है वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कराता है, ठीक है। C से कोलाइटिस, तो आपको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स है ना, वो है अल्फ़ा, बीटा और एंटेरोटॉक्सिन। अब भी हम इन्हीं टॉक्सिन्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा टॉक्सिन। अल्फ़ा टॉक्सिन क्या कराता है? अल्फ़ा टॉक्सिन गैस गैंग्रीन कराता है, ठीक है। गैंग्रीन आपका कौन करा रहा है? अल्फ़ा टॉक्सिन। अब आप ये फिगर देखें, इसमें ना एक पेशेंट है, उसकी बैक दिखाई हुई है, ठीक है। इसकी बैक पे आप देखें बिल्कुल ये काला हो रहा है। अब ये काला क्यों हो रहा है? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी जहाँ भी गैंग्रीन होता है वहाँ पे ना सिर्फ मतलब ब्लड सप्लाई रुकती है, वहाँ पे बाकायदा इम्यून सेल्स यानी WBCs भी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो मसल होता है वो भी बिल्कुल बेकार हो जाता है, नेक्रोज हो जाता है। तो बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर नेक्रोसिस है ना, तो वहाँ पे नेक्रोसिस सिर्फ और सिर्फ ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हो रही होगी। बट ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होती है, बट साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है और इसके अलावा आपका जो मसल्स हैं वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है, आपका बिल्कुल काला हो गया। यहाँ पे ना ब्लड सप्लाई आ रही है, ना यहाँ के मसल्स सही है, ना यहाँ के WBC सही काम कर रहे हैं, ना यहाँ के प्लेटलेट सही से काम कर रहे हैं। मगर सवाल आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आपके RBCs ख़राब हो गए हैं, आपके इम्यून सेल्स ख़राब हो गए, क्यों मसल्स के जो सेल्स हैं, मायोसाइट्स है, वो ख़राब हो गए? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन है उसका जो अल्फ़ा टॉक्सिन है वो एक लेसिथिनेज है। अब यहाँ पे असल बात शुरू होती है। आपने जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि यार जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। वो सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से बनी हुई है। अब ये जो फोस्फोलिपिड है,
अगर वो ही टूट गई, वो ही बर्बाद हो गई, तो सेल तो बेकार, सेल तो ख़त्म, है ना। तो जो अल्फा टॉक्सिन होता है, इसके पास लेसिथिनेज होता है जो फोस्फोलाइपेज को तोड़ता है। जब फोस्फोलाइपेज टूटती है तो सेल मेम्ब्रेन टूटती है। सेल मेम्ब्रेन टूटेगी तो हर तरह का सेल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन खराब हो रही है, आरबीसीज बेकार हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज बेकार हो जाएंगे, प्लेटलेट्स बेकार हो जाएंगे, एंडोथीलियम बेकार हो जाएगा, और जो टिश्यू और मसल्स के सेल्स हैं उनका भी नेक्रोसिस होगा, ठीक है। तो अब हम एक इन सारी चीज़ों को कंपाइल करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजन है, उसको आपके हाथ पे, लाइक जो आपके फिंगर्स हैं उस पर आना है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजन वहाँ आएगा, वहाँ की एंडोथीलियम को तोड़ेगा, बर्बाद करेगा। जब एंडोथीलियल सेल्स टूट जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से ब्लीडिंग होगी, वहाँ जख्म बनेगा, मगर वो ब्लीडिंग नहीं रुक सकेगी। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स तो हमारे पास बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, है ना। तो आपकी ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही। आपका जो ज़ख़म है, जो आपका इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसीज भी नहीं है आपके पास, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज भी डिग्रेड हो चुके हैं। आपका जो वो स्पेसिफिक रीजन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि आरबीसीज भी टूट चुके हैं। इसके अलावा वो जो आपका स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजन आया है आपके हाथ के करीब, वहाँ जो मसल्स हैं उनके सेल्स का भी नेक्रोसिस हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपका बिल्कुल गंदा सा एक रीजन हो जाएगा, और उस रीजन को हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे नेक्रोसिस हो गई है। बिल्कुल इसी तरह की आपको नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा अल्फा टॉक्सिन है वो एक लेसिथिनेज है, जिसकी वजह से हर किस्म का सेल टूट रहा है और अल्टीमेटली आपको गैंग्रीन मिल रहा है। अब अगर हम बीटा टॉक्सिन की बात करें तो बीटा टॉक्सिन आपका नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस का आता है। ये वही आपका जो जीआईटी होता है उसमें मसला करा रहा है। मोस्ट कॉमनली कहाँ मसला होता है? जिजिनम में होता है। जिजिनम क्या है? इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर किसी को क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजन है और इसको नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस हुआ है तो इसको बहुत बुरा एब्डोमिनल पेन होगा, इसको बहुत बुरी वॉमिटिंग होगी और इसको ब्लडी डायरिया होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि आपका बीटा टॉक्सिन में ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता है। बाकी जो बीटा टॉक्सिन होता है ना, ये ट्रिप्सिन से इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर उस पेशेंट को हम ट्रिप्सिन दे देंगे तो उसका बीटा टॉक्सिन बेकार हो जाएगा, और अगर हम कोई ऐसी चीज़ दे दें उस पेशेंट को जिससे ट्रिप्सिन इनहिबिट हो जाए तो फिर उसमें और मसला बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रिप्सिन वहाँ पे बेकार हो रहा है। यानी अगर ट्रिप्सिन ज़्यादा एक्टिव हो रहा है तो बीटा टॉक्सिन बर्बाद, अगर ट्रिप्सिन एक्टिव नहीं हो रहा तो बीटा टॉक्सिन बहुत ज़्यादा शेयर बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बीटा टॉक्सिन और ट्रिप्सिन एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ट्रिप्सिन ज़्यादा होगा तो बीटा टॉक्सिन कम होगा, और अगर ट्रिप्सिन कम होगा तो बीटा टॉक्सिन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि जो अंडर कुक पोर्क होता है और जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उनके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर होगा तो ट्रिप्सिन बेकार हो जाएगा, और जब ट्रिप्सिन बेकार हो जाएगा तो बीटा टॉक्सिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यही चीज़ लिखी हुई है। अब हमारे पास एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन क्या कराता है? एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग कराता है। जैसे स्टेफ ऑरिस फूड पॉइजनिंग करा रहा था ना, वैसी फूड पॉइजनिंग होगी, और वही आपको एब्डोमिनल पेन होगा, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होगी, और मेन यहाँ पे वाटरी डायरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आपको वाटरी डायरिया। ऊपर क्या हो रहा था? बीटा टॉक्सिन में ब्लडी डायरिया हो रहा था। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वाटरी डायरिया कब हो रहा है, ब्लडी डायरिया कब हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें वाटरी डायरिया क्यों हो रहा है? अब आपका जो एंटेरोटॉक्सिन होता है ना, वो अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन में एक्टिव हो जाता है। अब अल्कलाइन मीडियम और ट्रिप्सिन तो आपको ज़्यादा जिजिनम और इलियम में मिलता है, तो आपका जिजिनम और इलियम पे जाके एंटेरोटॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा। जब जिजिनम और इलियम पे जाके एंटेरोटॉक्सिन एक्टिव होगा तो जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी, और जो फ्लूइड है जिसको एक्चुअली एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और इन द फॉर्म ऑफ वाटरी डायरिया आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजन के बारे में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अल्फा टॉक्सिन नेक्रोसिस करा रहा है, बीटा टॉक्सिन नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस करा रहा है, एंटेरोटॉक्सिन नॉर्मल फूड पॉइजनिंग करा रहा है जिसमें मेनली वाटरी डायरिया हो रहा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, पेपर में गलत करने से बेहतर है आप अभी ही चीज़ें पूछ लें, ठीक है।
और क्लॉस्ट्रिडियम आई नो थोड़ा लंबा हो गया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी MCQ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम डिप्थीरिया पर जंप करेंगे।